हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग एक नया ही और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मासिक चक्र। ठीक है, हम लोग मानव में जनन स्टडी कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र और युग्मक जनन पढ़ लिया है। और इसके आगे हम लोग आज क्या स्टडी करने वाले हैं, मासिक चक्र अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं मासिक चक्र क्या होता है। मासिक चक्र या इसी को हम आवर्त चक्र के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक है, यह जो प्रक्रिया है यह स्त्रियों में होती है। किस में होती है? स्त्रियों में होती है। यह अंडाशय और गर्भाशय, ठीक है, कहाँ पे? दोनों जगह, अंडाशय और गर्भाशय में होने वाली एक चक्रीय प्रक्रिया होती है या चक्रीय घटनाएं होती हैं। मासिक चक्र क्या होता है? अंडाशय और गर्भाशय में होने वाली चक्रीय प्रक्रिया होती है या चक्रीय घटनाएं होती हैं। ये जो चक्रीय प्रक्रिया होती है, घटनाएं होती हैं, इसका औसतन समय लगभग 28 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। इसलिए इसे मासिक चक्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? मासिक चक्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो औसत समय है वह कितना है? 28 दिन है। ठीक है, और आजकल टेलीकॉम कंपनियां भी अपना महीना कितने का मानती हैं? 28 दिन का ही रिचार्ज पैक देती हैं। तो सब लोग जानते हैं और हमेशा परेशान रहते हैं कि ये 2 दिन पहले ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। जो मासिक चक्र है यह स्त्रियों में लगभग 10 से 12 वर्ष की आयु होने पर, लड़की की आयु क्या होती है? जब 10 से 12 वर्ष की आयु हो जाती है तो शुरू हो जाता है। ठीक है, कब शुरू होता है? युवा अवस्था आने पर, प्यूबर्टी आने पर 10 से 12 वर्ष की आयु में। कुछ लड़कियों में या कुछ स्त्रियों में यह 10 वर्ष में या कुछ में 12 वर्ष में शुरू हो जाता है। यह निर्भर करता है शरीर के, ठीक है, बनावट या उनके खान पान रहन सहन पे भी निर्भर करता है। ठीक है, तो यह कब शुरू होता है? 10 से 12 वर्ष की आयु में। तो जो सबसे पहला मासिक चक्र आता है, मासिक धर्म होता है, उसे मीनार्च के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रथम मासिक चक्र को क्या कहते हैं? मीनार्च कहते हैं। और अंतिम जो मासिक चक्र होता है, अंतिम मासिक चक्र जो होता है उसे मीनोपॉज कहा जाता है। ठीक है, पहले मासिक चक्र को क्या कहते हैं? मीनार्च कहते हैं। अंतिम मासिक चक्र को क्या कहते हैं? मीनोपॉज कहते हैं। तो पहला मासिक चक्र कब शुरू होता है? 10 से 12 वर्ष की आयु में। लेकिन अंतिम जो मासिक चक्र है वह लगभग 45 वर्ष की आयु में क्या होता है? लगभग 45 वर्ष या 50 वर्ष की आयु में क्या होता है? आता है, या इसके बाद मासिक चक्र की प्रक्रिया रुक जाती है। तो सबसे लास्ट वाला अंतिम जो मासिक चक्र होता है उसे क्या कहते हैं? मीनोपॉज कहा जाता है। और यह लगभग कब आता है? 45 या 50 वर्ष की आयु में आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? प्रत्येक माह में यह प्रक्रिया होती है और हर माह में क्या होता है? अंडाशय से एक अंडाणु परिपक्व होकर के मुक्त होता है। ठीक है, तो प्रत्येक माह में क्या होता है? एक अंडाणु मुक्त होता है। इस प्रकार स्त्री अपने जीवन काल में लगभग 450 कितने? 450 अंडाणुओं का स्रावन करती है। कितने अंडाणु का? 450 या 400 अंडाणुओं का स्रावन करती है। ठीक है, तो ये संख्या लगभग है, ऐसा एकदम निश्चित नहीं है कि 450 ही होगा। ठीक है, 400 भी हो सकता है या उससे कम भी, या 420, 10, 30। ठीक है, इस तरह से। तो लगभग कितने अंडाणुओं का स्रावन करती है एक स्त्री? अपने प्रजनन काल में 450 अंडाणुओं का स्रावन करती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आइए आगे देखते हैं मासिक चक्र कैसी घटना है। तो हमने कहा कि मासिक चक्र अंडाशय और गर्भाशय दोनों स्थानों पर होने वाली चक्रीय घटना होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो स्केल है 28 दिन का स्केल है, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अंडाशय और गर्भाशय में किस प्रकार से घटनाएं होती हैं या प्रक्रियाएं होती हैं।
सबसे पहला जो दिन होता है, ठीक है, ये डेट के अकॉर्डिंग नहीं है, पहला दिन इस चक्र के हिसाब से है। ऐसा नहीं कि पहली तारीख दूसरी तारीख, ये तारीख नहीं है, समझ रहे आप लोग ना। तो ये 28 दिन की चक्रीय घटना है। तो चक्रीय घटना का जो पहला दिन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो नीचे का डायग्राम है यह अंडाशय में होने वाली घटनाओं को प्रदर्शित कर रहा है। और यहाँ पर ये जो दो रेखाएं हैं, नीली और लाल रंग की रेखाएं हैं, यह अंडाशय में जो हार्मोन स्रावित होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इनके स्तर को बता रहा है। और इसके ऊपर अंडाशय में जो पुटिकाएं बनती हैं, ग्राफियन पुटिकाएं बनती हैं, जो अंडाणुओं का विकास होता है, उस घटना को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर यहाँ पे जो पीयूष ग्रंथि होती है हमारे मस्तिष्क में, जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, उसमें जो हार्मोन्स का स्तर है वह क्या रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर LH लिखा गया है, जो नीली लाइन है उसको LH से दर्शाया गया है। यह पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के स्तर को बता रही है। और यहाँ पे जो लाल रंग की रेखा है यह पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के स्तर को यह लाइन बता रही है, लाल रंग की रेखा, ठीक है। और नीचे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो नीली रेखा है एस्ट्रोजन को, और जो लाल रेखा है यह किसको, प्रोजेस्टेरोन के स्तर को बता रही है, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये जो 28 दिन का चक्रीय प्रक्रिया है इसमें क्या होता है। अगर हम गर्भाशय की बात करते हैं, ठीक है, तो गर्भाशय में आप लोग जानते हैं जो अंदर की लाइनिंग होती है, सबसे भीतरी परत होती है, उसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है। क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। और इसके बाहर होता है पेशी स्तर, मायोमेट्रियम, और उसके बाहर होता है पेरीमेट्रियम या बाह्य स्तर होता है, परिगर्भाशय होता है। तो यहाँ पे यह जो लाइनिंग है, यह जो स्तर है, यह एंडोमेट्रियम का स्तर दर्शाया गया है, ठीक है, उसका लेवल दर्शाया गया है। तो पहले दिन अगर जो मासिक चक्र की बात करते हैं तो इसका शुरुआत होता है रजोस्राव प्रावस्था से। इसमें कुल 3 प्रावस्थाएं होती है मासिक चक्र में, रजोस्राव प्रावस्था, पूर्व अंडोत्सर्गी प्रावस्था तथा पश्च अंडोत्सर्गी प्रावस्था। मासिक चक्र में कितनी प्रावस्थाएं होती हैं, कितनी अवस्थाएं होती हैं, रजोस्राव प्रावस्था, दूसरा पूर्व अंडोत्सर्गी प्रावस्था, और तीसरा पश्च अंडोत्सर्गी प्रावस्था, ठीक है। रजोस्राव प्रावस्था, इसको हम ब्लीडिंग फेज के नाम से भी जानते हैं या ऋतुस्राव के नाम से भी जानते हैं। रजोस्राव प्रावस्था को क्या कहते हैं, ब्लीडिंग फेज या ऋतुस्राव प्रावस्था। यह 1 से 5 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, यह 1 से 5 दिन का होता है। तो यह लगभग कुल कितने, लगभग 5 दिन का होता है, ठीक है। 4 दिन का भी हो सकता है, लेकिन औसतन कितना होता है, 1 से 5 दिन का होता है। इस अवस्था में क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, गर्भाशय के सबसे अंदर वाली जो परत होती है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम की यहाँ पे यह जो लाइनिंग है यह क्या होती है, विखंडित होने लगती है, टूटने लगती है। इसकी कोशिकाएं क्या होने लगती हैं, टूटने लगती हैं, और टूट करके एंडोमेट्रियम की दीवार क्या होने लगती है, पतली होने लगती है, ठीक है। कहीं से भी अगर कोशिकाएं टूट करके बाहर निकलेंगी तो क्या होगा, वो वहाँ पे का जो स्तर है वह क्या होगा, पतला हो जाएगा। तो इस अवस्था में एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वह टूट करके विघटित होकर के पतली हो जाती है, पतली होने लगती है, ठीक है। अब जब कोशिकाएं क्या होती हैं, टूट करके निकलती हैं, अलग होती हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, गर्भाशय से, ठीक है, गर्भाशय की दीवार से वहाँ पे म्यूकस या श्लेष्म का स्रावण होता है, उसके साथ साथ रुधिर का भी स्राव होता रहता है, ठीक है। तो कोशिकाएं नष्ट होती हैं, टूट करके निकलती हैं, जिसके साथ क्या होता है, रुधिर का स्राव होता है और म्यूकस का स्राव होता है, ठीक है। तो पूरे रजोस्राव की का जो समय होता है इसमें लगभग 100 ml, ठीक है, लगभग 100 ml क्या होता है, एक तरह से रुधिर स्राव हो सकता है 50 से 100 ml, ठीक है, 50 to 100 ml, 50 से 100 ml रुधिर स्राव हो सकता है, ठीक है। तो रजोस्राव के समय क्योंकि रुधिर का स्राव होता है इसलिए इसको क्या कहते हैं, ब्लीडिंग फेज कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर देखिए ये जो रजोस्राव शुरुआत होता है, इसके बाद 5 दिन के बाद जो दूसरी घटना है क्या होती है,
पूर्व अंडोत्सर्गी प्रवस्था आ जाती है। कौन सी प्रवस्था आती है? पूर्व अंडोत्सर्गी प्रवस्था आती है। ठीक है, समझ में आया? पूर्व अंडोत्सर्गी प्रवस्था। इस पूर्व अंडोत्सर्गी प्रवस्था को कहा जाता है प्रचुरोद्भवन प्रवस्था या प्रोलिफरेटिंग फेज। क्या कहते हैं? प्रोलिफरेटिंग फेज, या इंग्लिश में कहते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज। क्या कहते हैं? प्री ओव्यूलेटरी फेज या पूर्व अंडोत्सर्गी प्रवस्था। यह अवस्था या प्रवस्था 6 से 13वें दिन तक होती है। ठीक है, किस दिन से? 6वें दिन से 13वें दिन तक होती है। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है कि जो अंडाशय की दीवार है, यहाँ पे देखिए अंडाशय की दीवार है, एंडोमेट्रियम है, इसकी लाइनिंग धीरे धीरे, इसकी जो परत धीरे धीरे पुनः निर्मित होकर के मोटी होने लगती है। ठीक है, पूर्व अंडोत्सर्गी प्रवस्था में क्या होगा? प्रचुरोद्भवन होगा। किसका? जो इंडोमेट्रियम है, इंडोमेट्रियम की कोशिकाएं क्या होती हैं? विभाजित होकर के पुनः इंडोमेट्रियम की दीवार को मोटी बनाने लगती हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए धीरे धीरे इंडोमेट्रियम की दीवार क्या हो रही है? मोटी होने लगती है। ये जो अवस्था है, इसी अवस्था में अगर आप अंडाशय में देखते हैं कि अंडाशय में क्या घटना होती है, तो अंडाशय में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो पुटिका होती है, प्रारंभिक पुटिका, प्राथमिक पुटिका, द्वितीयक पुटिका और ग्राफियन पुटिका, इनमें क्या होता है? विकास होता है। ठीक है, तो इस समय अंडाशय में विकासशील पुटिकाएं पाई जाती हैं, पुटिकाओं का विकास होता है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि प्रारंभिक पुटिका है, प्रारंभिक पुटिका के बाहर जब क्या होता है? कोशिकाओं का आवरण बन जाता है। ठीक है, कई कोशिकाओं का आवरण, जो यहाँ पे इसके अंदर क्या है? एग कोशिका है, प्राइमरी ओवोसाइट है। प्राइमरी ओवोसाइट के बाहर जब कई कोशिकाओं का आवरण बन जाता है, लगभग 4-5 आवरण बन जाता है, तब इसे कहते हैं प्राथमिक पुटिका। क्या कहते हैं? प्राथमिक पुटिका। और प्राथमिक पुटिका फिर द्वितीयक पुटिका में बदल जाती है। द्वितीयक पुटिका में क्या होता है कि एंट्रम कैविटी का निर्माण होने लगता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक छोटी सी गुहा बन रही है, कैविटी बन रही है, एंट्रम कैविटी। ठीक है, फिर क्या होता है? द्वितीयक पुटिका ग्राफियन पुटिका में एक परिपक्व पुटिका में बदल जाती है। अब यहाँ पे इसके अंदर जो एक कोशिका होती है, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होती है या द्वितीयक अंडक। ठीक है, क्या होती है? द्वितीयक अंडक होती है। इसके अंदर क्या होती है? द्वितीयक अंडक होती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यह एक परिपक्व क्या होती है? पुटिका होती है। तो ये जो पुटिका का विकास है, इसको प्रेरित करता है हार्मोन्स FSH। इसी समय क्या होता है? आप पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स के स्तर को देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो पीयूष ग्रंथि है, यह लाल रेखा FSH के स्तर को दिखा रही है। तो यहाँ पे क्या होता है? पीयूष ग्रंथि से FSH का हार्मोन्स का स्रावण होता रहता है, मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो फॉलिकल इसको कहते हैं पुटिका, फॉलिकल मीन्स पुटिका। तो यह क्या करती है? इसके विकास को प्रेरित करती रहती है। तो पीयूष ग्रंथि में FSH हार्मोन्स का लेवल क्या होता है? बढ़ा रहता है, जिससे क्या होता है? फॉलिकल का विकास होता है या पुटिका का विकास होता है। तो ये FSH इन पुटिकाओं के विकास को क्या करता है? प्रेरित करता है। ठीक है, FSH क्या करता है? अंडाशय में पुटिका के विकास को प्रेरित करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो अंडाशय से स्रावित होने वाला हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन है। तो यहाँ पे जब ये पुटिका बन जाती है, तो पुटिका के बाहर देखिए 2 आवरण बनता है, एक थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। यहाँ पर 2 आवरण है और इस आवरण को क्या कहते हैं? थीका कहते हैं। ठीक है, तो बाहरी आवरण को एक्सटर्ना कहते हैं और भीतरी आवरण को क्या कहते हैं? इंटरना कहते हैं। इस थीका की परत से, लेयर से क्या होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण होता है। इससे किसका स्रावण होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण होता है। ठीक है, थीका लेयर से क्या होगा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण होगा।
अब यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि जो थीका लेयर होती है इसमें पहले क्या होता है, ये जो कोशिकाएं हैं यह क्या करती हैं, एस्ट्रोजन का स्रावण अधिक मात्रा में करती हैं और प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण कम मात्रा में करती हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे थीका लेयर विकसित हो जाती है पूर्ण रूप से, तो एस्ट्रोजन का स्तर क्या होता है, बहुत ही बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन का लेवल देख रहे हैं क्या हो गया, बढ़ गया अंडाशय में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, लगभग 14वें दिन यह प्रक्रिया होती है, एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है, बढ़ने लगता है तेजी से। और इसी समय क्या होता है, जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि से LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का स्रावण होता है अधिक मात्रा में। ठीक है, LH का स्रावण क्या होता है, बढ़ जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का स्रावण बढ़ जाता है। यह हार्मोन्स क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। किसको प्रेरित करता है, अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग प्रक्रिया को प्रेरित करता है। अंडोत्सर्ग को ओव्यूलेशन कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है, यह जो ग्राफियन पुटिका है यह अंडाशय में स्थित है, इसका विकास अंडाशय में हो रहा है, तो यह अंडाशय की दीवार से आकर के सट जाती है और अंडाशय से बाहर अंडाणुओं को मुक्त कर देती, एक अंडाणु को मुक्त कर देती है। इसी अंडाणु के मुक्त होने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए अंडाशय से अंडाणुओं के मुक्त होने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। यह जो अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया है यह मासिक चक्र के लगभग 14वें दिन होती है। किस दिन होती है, 14वें दिन होती है। ठीक है, 12वें 13वें भी हो सकती है या 15वें 16वें भी हो सकती है, लेकिन एक एवरेज, एक औसतन यह किस दिन होती है, 14वें दिन क्या होता है, अंडाणुओं का मुक्त होने की प्रक्रिया होती है या अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है। किस दिन, मासिक चक्र के 14वें दिन। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब आगे देखिए क्या होता है, जब अंडाणु मुक्त हो जाते हैं इसके बाद की जो प्रावस्था होती है 15 से 28 दिन की जो प्रावस्था होती है, इस 15 से 28 दिन का जो समय होता है इसे पश्च अंडोत्सर्गी प्रावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, पश्च अंडोत्सर्गी प्रावस्था, अर्थात अंडोत्सर्ग के बाद वाली प्रावस्था। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। क्या कहेंगे, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। यह कब से कब होता है, 15 से 28वें दिन तक होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस समय अंडाशय की क्या होती है, यहाँ पे जो अस्तर है, इंडोमेट्रियम है, इसकी मोटाई धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ठीक है, और अंडाशय, जो अंडाशय है, गर्भाशय में क्या होगा, गर्भाशय में एंडोमेट्रियम की मोटाई बढ़ रही है और अंडाशय में क्या होगा, अंडाशय में जो ये अंडाणु मुक्त होता है कहाँ पे चला जाता है, अंडाशय से अंडाणु मुक्त हुआ, यह चला जाता है निषेचन नलिका में या अंडवाहिनी में चला जाता है। कहाँ पे जाता है ये अंडाणु, अंडवाहिनी में चला जाता है। अंडवाहिनी में पहुँच करके वहाँ पे क्या करता है, शुक्राणुओं का या शुक्राणु का इंतजार करती है, जिससे कि शुक्राणु आकर के अंडाणु कोशिका को क्या करे, निषेचित कर दें। ठीक है, यह कहाँ पे चली जाएगी, निषेचन नलिका में या फैलोपियन ट्यूब में, या उसी को अंडवाहिनी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो थीका लेयर होती है, थीका लेयर से एक पीले रंग की ग्रंथि बन जाती है और उस ग्रंथि को कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। अंडाशय में क्या बन जाएगी, एक पीले रंग की ग्रंथि बन जाती है कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, यह ग्रंथि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण करती है। क्या करती है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण करती है अधिक मात्रा में। बहुत कम मात्रा में एस्ट्रोजन का स्रावण करती है, लेकिन अधिक मात्रा में क्या करती है, प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण करती है। अगर आप देखें तो यह थीका लेयर ही है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसने पहले, थीका लेयर ने पहले एस्ट्रोजन का अधिक मात्रा में स्रावण किया, और जब ये कार्पस ल्यूटियम बन जाती है तो प्रोजेस्टेरॉन का अधिक मात्रा में स्रावण करती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, जैसे ही ये कार्पस ल्यूटियम बन जाता है प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण करना शुरू कर देता है, तो जिससे अंडाशय में क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण बढ़ जाता है। ठीक है, और यह जाकर के रुधिर में मिल जाएगा, और यह क्या करता है, गर्भाशय में जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, ठीक है,
उसकी मोटाई को बना करके रखता है, उसको विघटित होने नहीं देता है। क्यों बना करके रखता है? कि यह जो अंडाणु यहाँ से मुक्त हुआ है, इसका निषेचन होगा। निषेचन होने के बाद, निषेचन नलिका में अगर इसका निषेचन हुआ तो निषेचन होने के बाद यह कहाँ पे आता है? गर्भाशय में आएगा, और गर्भाशय में इसका क्या होने वाला है? प्रत्यारोपण होगा या इम्प्लांटेशन होगा। तो यह अंडाणुओं को रिसीव करने के लिए, ग्रहण करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स क्या करता है? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मोटा बनाए रखता है, ठीक है, उसको प्रिपेयर करता है। लेकिन क्या होता है जब निषेचन नलिका में अंडाणुओं का निषेचन नहीं होता? ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ अंडाशय से अंडाणु निकल करके यहाँ पे पहुँचा निषेचन नलिका या ओवी अंडवाहिनी में। यह क्या है? अंडवाहिनी है। तो यहाँ पे अंडाणु पहुँच गया। अगर यहाँ पे निषेचन नहीं होता है तो ये अंडाणु आगे पहुँच जाता है गर्भाशय में। कहाँ पे पहुँच जाएगा? गर्भाशय में पहुँच जाता है, ठीक है। यहाँ पे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, तो जब ये निषेचित होगा तभी इसका क्या होगा? प्रत्यारोपण होगा। लेकिन अगर यहाँ पे इसका निषेचन नहीं होता है तो यह कहाँ पे आता है? गर्भाशय में चला जाता है। ये अंडाणु कहाँ पे चला जाता है? गर्भाशय में चला जाता है। और वह क्या होता है? लगभग 24 से 48 घंटे में यह अंडाणु क्या होता है? नष्ट हो जाता है, ठीक है। अंडाणु क्या होगा? 24 से 48 घंटे में नष्ट होगा। तो अंडोत्सर्ग के बाद जो अंडाणु होता है लगभग कब तक सक्रिय रहता है? 48 घंटे तक सक्रिय रहता है। इसके बाद क्या होता है? नष्ट हो जाता है। सॉरी, जब निषेचन प्रक्रिया नहीं होती है तो यहाँ पे अंडाशय, गर्भाशय में भ्रूण का प्रत्यारोपण नहीं होता है। और जब भ्रूण का प्रत्यारोपण नहीं होता है तो पुनः क्या होता है? यहाँ पे जो कार्पस ल्यूटियम है इसका विघटन हो जाता है, यह विघटित हो जाती है और कार्पस एल्बिकेंस में बदल करके नष्ट हो जाती है। तो कार्पस ल्यूटियम जैसे ही नष्ट होगा फिर आगे क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्तर घट जाता है। अंडाशय में क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्तर क्या होता है? घट जाता है। अब जब प्रोजेस्टेरॉन का स्तर घटता है तो प्रोजेस्टेरॉन ने ही एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को क्या करके रखा था? प्रिपेयर करके रखा था, मोटा बना करके रखा था। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है? घट जाता है तो फिर क्या होगा? जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वह पुनः क्या होने लगती है? विघटित होने लगती है और मासिक चक्र का पहला दिन क्या होता है? प्रारंभ हो जाता है। अर्थात रजोस्राव क्या होता है? पुनः प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। समझ में आया? प्रोजेस्टेरॉन का काम था एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को प्रिपेयर रखना, बना करके रखना। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटते ही क्या होता है? पुनः रजोस्राव का अगला चक्र प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। समझ में आया? तो इस तरह से क्या होता है? ये जो हार्मोन्स का लेवल है यह क्या करता है? अंडाशय और गर्भाशय में होने वाली प्रक्रियाओं को क्या करता है? निर्भर करता है, कंट्रोल, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। सामान्यतः किसी भी स्त्री के स्वास्थ्य का पता वह अपने मासिक चक्र से लगा सकती है, ठीक है। अगर मासिक चक्र सही रूप से, सही समय से हो रहा है, इसका मतलब क्या है? स्त्री का मासिक स्वास्थ्य क्या है? सही है, ठीक है, मादा का स्वास्थ्य सही है। लेकिन अगर क्या होता है? मासिक चक्र सही समय से नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब उसका स्वास्थ्य सही नहीं है। अगर पहले आ जाए तब भी या बाद में आता है, आने में देरी होती है तब भी, इसका मतलब क्या है? कि उसका स्वास्थ्य सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अंडोत्सर्ग की जो प्रक्रिया है वह 14वें दिन होती है, ठीक है। तो इससे लगभग, ठीक है, यहाँ पे देखिए लगभग जो 5 से 11वें दिन का जो 11वें दिन का 5 से 11वें दिन का जो बीच का समय होता है, ठीक है, कौन सा समय? 5वें से 11वें दिन के बीच का जो समय होता है, इस समय अंडाणु मुक्त होने की संभावना नहीं रहती है, ठीक है।
इस समय क्या होता है, अंडाणु मुक्त होने की संभावना नहीं रहती है, इसलिए इसको सेफ पीरियड कहा जाता है। ठीक है, इस समय क्या होता है, कॉपुलेशन करने से, इंटरकोर्स करने से, ठीक है, प्रेगनेंसी के चांस नहीं रहते हैं, तो इस पीरियड को क्या कहा जाता है, सेफ पीरियड माना जाता है। ठीक है, तो क्योंकि अगर मासिक चक्र, ठीक है, सही रूप से चल रहा है तब तो ये सेफ पीरियड है, लेकिन क्या है, अगर मासिक चक्र, ठीक है, गड़बड़ चल रहा है तो अंडाणु क्या हो सकते हैं, पहले भी मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सेफ पीरियड है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक है, हालांकि यह क्या है, सेफ पीरियड माना जाता है, सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पे संभावना क्या होती है, अंडाणुओं के मुक्त होने की कम होती है। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे, ठीक है, पूर्व अंडोत्सर्गी अवस्था में एक सेफ पीरियड है, इसी तरह 14वें दिन के बाद यहाँ पे देखिए लगभग 17वें या 18वें दिन से आप कह सकते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे इसके बाद एक हफ्ते का 25-26 दिन का जो समय होता है उसे भी क्या माना जाता है, सेफ पीरियड माना जाता है। ठीक है, तो एक हफ्ते लगभग इधर और एक हफ्ते लगभग इधर, ये जो सेफ पीरियड है इसमें निषेचन की संभावना बहुत कम रहती है, अर्थात प्रेगनेंसी की संभावना कम रहती है। ठीक है, लेकिन यह 100% सेफ नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे 2 सेफ पीरियड मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मासिक चक्र की संपूर्ण प्रक्रिया आप लोगों को समझा दी गई है। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग निषेचन क्या होता है और भ्रूण का प्रत्यारोपण और भ्रूण का विकास कैसे होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो समझ में आया तो आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।